वन पीस चैप्टर 1183 हमारे सामने आ गया है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का टाइटल है गुड मॉर्निंग, जिसका मतलब है गाइस गुड मॉर्निंग। आगे हम देखते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है। लोकी एंड ईमू की खतरनाक बैटल आगे बढ़ रही होती है। ईमू रैग्नीर से कहता है तुमने इतने सालों से एक कैपेबल मास्टर का इंतजार किया है, इसके बाद तुम ईमू से बदला ले सको। क्या मैंने रैग्नीर सही कहा ना? जिसके बाद लोकी ईमू को कहता है कि आखिर ये किस बात में बड़बड़ कर रहा है, और वैसे भी मैंने इतना ताकतवर कभी किसी को नहीं देखा है। आगे ईमू कहता है लोकी स्ट्रॉ हैट लूफी। गाइस पहली बार ईमू ने हमारे कैप्टन लूफी का नाम लिया है। इससे पहले वह निका या जॉय बॉय कह के बुलाता था। उसने कहा है स्ट्रॉ हैट लूफी तुम दोनों ईमू के सोल्जर तो बनोगे नहीं, इसीलिए ईमू तुम दोनों को इरेज कर देगा, जैसे कि उसने ड्रोजॉन को किया था। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि लोकी बहुत ही खतरनाक डबल लाइटनिंग रैग्नार 2 जिन ब्लेड्स हैम से अटैक करता है। दो मैसिव लाइटनिंग आसमान से आके ईमू पे गिरती है, जिसके काउंटर में ईमू भी सॉर्ड ऑफ रैथ ग्राम नाम के नए अटैक से उसको बहुत ही इजीली काउंटर करता है। इसके बाद गाइस ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम वेस्टर्न विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे किलिंगम ने जाजा मॉन्स्टर को समन किया है और वो जाजा मॉन्स्टर सभी चिल्ड्रन को किडनैप कर रहा होता है। और हम देखते हैं रिप्ली एंड सभी लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। वे लोग कहते हैं कि अभी तो हमने बच्चों को सेव किया था, हम दोबारा बच्चों को नहीं ले जाने दे सकते। इसके बाद चॉपर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मूव करना बंद करो, अभी तुम लोगों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम लोग मर जाओगे। जिसके बाद रिप्ली कहती है कि ये सब मैटर नहीं करता है, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है बच्चों की लाइफ बचाना, इसके लिए चाहे हमें खुद की लाइफ ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। इसके बाद आगे हम देखते हैं गाइस किलिंगम कहता है कि केवल 7 बच्चे, कोई बात नहीं, इतने से भी काम अपना बन जाएगा, जा चलो इनको लेके चलते हैं। के बाद गाइस हम देखते हैं कि तांजी सीन पर आता है और कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद गाइस ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम देखा था ईमू ने लास्ट चैप्टर में ब्लैक वुमन गोनको के आइस पे थ्रो किया था, जिससे वो गोनको को फिनिश करना चाहता था। पर गाइस ईमू का ओमेन रैग्नीर की आइस को ब्रेक नहीं कर पाता है। का मतलब गाइस रैग्नीर का अपस्केल रैग्नीर की आइस को केवल रैग्नीर ही अनफ्रीज कर सकता है। उसके बाद ये सीन यहीं पे कट ऑफ होता है और हम उशॉप, नामी, जिनबे, फ्रैंकी और ब्रुक का सीन देखते हैं। और हम देखते हैं गाइस उशॉप ब्रुक से कहता है कि उस वुमन के बारे में क्या कोई कारण है जिसकी वजह से तुम उससे इस तरीके से कन्फर्ट कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है जो काफी ज्यादा सीरियस है। जिसपे आगे नामी कहती है कि ब्रुक क्या तुम उसे जानते हो, क्या वो पास्ट में तुम्हारी एनिमी रह चुकी है। इस पे आगे ब्रुक बताता है कि नहीं, वह कोई एनिमी नहीं है, लेकिन वो वह है जिसे मैं कभी भी देखना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये इसी तरीके से हमेशा रहे, लेकिन अब मैं तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया हूँ। जिसके बाद आगे वो कहता है अगर वह लड़की वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो वो अब तक 77 साल की होनी चाहिए। जिसपे नामी कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि वह सेम पर्सन है, और आई मीन वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। जिसपे आगे ब्रुक कहता है कि तुमने सही कहा, मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था वो मरीज जुआ जा रही थी और वह प्रिंसेस थी मेरे होम किंगडम की। आगे फ्रैंकी कहता है ब्रुक वह अभी भी जमी हुई है और मैं नहीं बता सकता कि वह जिंदा है या नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है वो एकदम सही है। आगे हम देखते हैं उशॉप कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वह किसी सेलेस्टियल ड्रैगन के जैसे दिखती हो, जो भी हो हम इस बात को नहीं बता सकते कि वो एल्बफ को बर्बाद करने आई है। इसके बाद जिनबे कहता है कि तुमने सही कहा। आगे ब्रुक कहता है कि यह वही है जिसने हमें आजाद किया था। इसके बाद हम देखते हैं गाइस एक छोटा सा फ्लैशबैक, सभी स्ट्रॉ हैट गोनको के एरो से आजाद हो जाते हैं। और आगे ब्रुक बताता है कि और आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। ऐसा लगता है कि उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया था, वो फिर से दोबारा डेविल में टर्न हो गई। आगे ब्रुक बताता है कि मैंने उसके अंदर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज नोटिस की हैं। पहली उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी, दूसरी वो पर्सनालिटी जिसने हमें आजाद किया था, और तीसरी उसका डीमन फॉर्म। आगे नामी कहती है तो तुम्हें लगता है कि उसे किसी ने कंट्रोल किया था। तो आगे ब्रुक बताता है कि अगर तुम मुझे कुछ देर पहले कहते मैं इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने इतने लोगों को डीमन में कन्वर्ट होते आज देखा है। इसके बाद मेरे दिल में बहुत ही सारी चीजें चल रही हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। आगे मोटो जिनबे हमारा कहता है जो एल्बफ में आने के बाद इसने एक चीज भी नहीं किया, और ये क्या कहता है गाइस सुनिए जरा। कहता है सॉरी ये इतना ज्यादा सेंसिटिव मैटर है ब्रुक, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसे छोड़ेंगे या हम उसे मार दे, क्योंकि जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे हम कोई भी मूव नहीं कर सकते हैं। गाइस ये गोनको को मारने की बात कर रहा है। गाइस क्या जिनबे गोनको को हरा भी सकता है? नो। आगे ब्रुक कहता है
कि तुमने सही कहा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। वह एक बच्ची थी और मैं भी बहुत ज्यादा यंग था। बहुत ही साल पहले की बात है। एस्पायरिया नाम का एक किंगडम था जिस कंट्री में म्यूजिक दौड़ता था और उस कंट्री के रोडों पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही इंस्ट्रूमेंट थे। तो गाइस, इसके बाद हम 70 साल पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं। वेस्ट ब्लू में सुबह के 4 बज रहे होते हैं और हम देखते हैं यंग ब्रुक को, जो कि गाना गा रहा होता है। गाना गाते हुए कहता है गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ये एक नया वर्ल्ड है। और गाते हुए कहता है कि इस सारी दुनिया में बहुत सारी सीज है, मैं सभी सीज से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वो गुड मॉर्निंग एस्पायरिया सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी हम देखते हैं एक सिटीजन ब्रुक से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं अभी हैंगओवर से डील कर रहा हूँ। जिसके बाद आगे ब्रुक गाना गाते हुए कहता है चलो गाइस हम सेल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूर्य ब्रुक को गुड मॉर्निंग कहती है और हम देखते हैं द अरीना द पोर्ट। ब्रुक गाना गाते गाते आसमान में नीका पोज करता है। गाइस, क्या ब्रुक या एस्पायरिया किंगडम नीका से रिलेटेड है? ये तो हमको आगे आने वाले फ्यू चैप्टर्स में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं ब्रुक गाना गाते ही कहता है कि मैंने बहुत सालों से सपना देखा है कि एक दिन मैं सेक्सी मरमेड से मिलूंगा। जिसके बाद सभी लोग ब्रुक के गाने को डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग ब्रुक के गाने को पसंद करते हैं, जिसपे कुछ सिटीजन कहते हैं कि कोई मुझे मेरी गन लेकर आओ। जिसके बाद आगे हम गाइस देखते हैं कि एस्पायरिया किंगडम के बारे में बताया जाता है। एस्पायरिया किंगडम वह किंगडम है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। आगे गाइस हम एस्पायरिया पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सभी कह रहे होते हैं कैप्टन हमें भी सिखाओ स्विफ्ट स्लैश कैसे करते हैं, तुम तो हमेशा प्रिंसेस सूरी को ही सिखाते रहते हो। इसके बाद ब्रुक कहता है इतने सेमफुल बातें हैं, मैंने तुम लोगों को भी सिखाया है। कहता है कि पहले तुम लोग अपनी बेसिक्स को सही कर लो, उसके बाद तुम लोग इस चीज को मास्टर करने के बारे में सोचना। के बाद गाइस हम प्रिंसेस सूरी और ब्रुक का सीन देखते हैं जो हमने फ्लैशबैक में देखा था। उसी के बाद हमको दोनों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। प्रिंसेस सूरी जो 7 इयर्स की है और ब्रुक जो कि 20 ईयर का है। पहली बार ब्रुक्स की आइज को देखते हैं गाइस और ब्रुक बिल्कुल सेम औकीजी की तरह का लग रहा है। क्या औकीजी और ब्रुक में कोई रिलेशन है? आगे ब्रुक कहता है आई वंडर कि आज डिनर में क्या होगा, जिसपे सूरी कहती है हाँ मेरे पेट में कुछ ज्यादा गुड़गुड़ हो रही है। इसके बाद गाइस दोनों बिंग्स आके गाना गाते हैं। सूरी कहती है कि आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हें लगता है ब्रुक कि मैं अपनी मम्मी की तरह ही स्ट्रांग हो जाऊंगा। जिसके बाद ब्रुक कहता है कि तुम्हारी मम्मी, हाँ तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेडी कैंडल जो मेरी जिंदगी की रोशनी है। इसके बाद आगे सूरी कहती है कि किसी भी मैरिड वुमेन के लिए प्यार में पड़ना ब्रुक बहुत ही गलत बात है। इसके बाद ब्रुक कहता है कि तुम आखिर क्या कह रही हो, लव तो आजाद है ना। आगे हम देखते हैं एस्पायरिया किंगडम के किंग का इंट्रोडक्शन गाइस। क्या आपको नहीं लगता है ये जो किंग है ये ब्लैक बियर्ड या जेबक के तरीके लग रहा है? आगे किंग कहता है कि ब्रुक मैं तुम्हें इस चीज के लिए एग्जीक्यूट कर दूंगा। जिसके बाद ब्रुक कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो ब्रो। जिसके बाद कहता है सॉरी मैजेस्टी। जिसके बाद किंग कहता है कि तुम मुझे पता है तुम पीठ पीछे मेरी हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैंने सही कहा ना। इसके बाद ब्रुक कहता है नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा और मैं तो तुम्हारे नेचुरल डेथ का वेट कर रहा हूँ। जिसके बाद गाइस आगे हम देखते हैं सूरी कहती है देखो ब्रुक तुम मेरी मम्मी को भूल जाओ, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद आगे किंग रोते हुए कहता है सूरी ये सारी प्यारी प्यारी चीजें तुम्हें अपने पिता से कहनी चाहिए। जिसके बाद ब्रुक इजीली उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे ऐसी ब्राइड नहीं चाहिए जिसकी नाक बहती रहे। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि किंग ब्रुक पे अटैक करता है बट ब्रुक उसको बड़ी इजीली डॉज कर लेता है और किंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही सामने मेरी बेटी को मना कर दिया है। इसके बाद ब्रुक कहता है मैं केवल वन वुमेन टाइप गाय हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरी नीका के पोज में हंस रही होती है गाइस। मुझे तो लगता है कि ये होल एस्पायरिया किंगडम मुझे लगता है कि नीका से रिलेटेड है। आगे हम देखते हैं कि एक गार्ड तभी आता है और कहता है मैजेस्टी मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपके मजेदार मूवमेंट को रोक रहा हूँ। आगे कहता है कुछ गैंग्स ने हमारे पोर्ट पर अटैक कर दिया है और वे रेडर पे काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं, वे लोग उनको आउटनंबर कर चुके हैं। मैंने रीइंफोर्समेंट भेज भी दी है बट रीइंफोर्समेंट टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। जिसके बाद आगे किंग कहता है वे लोग आखिर किस चीज के पीछे हैं। जिसके बाद वो गार्ड बताता है कि वे लोग क्वीन कैंडल के पीछे हैं जो अभी ओपेरा हाउस में है। जिसके बाद किंग कहता है क्या वे लोग मॉर्न फैमिली थे? जिसपे गार्ड कहता है जी हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं आगे किंग कहता है कि वे लोग काफी सालों से कैंडल को कैच करना चाहते हैं, आखिर वे लोग शोर पर आए कैसे? जल्दी से वहाँ पे मैसेज भेजो कि कैंडल
थिएटर छोड़ के यहाँ आ जाए। जिसके बाद वो गार्ड बताता है कि ओपेरा हाउस में सभी ट्रांसपॉन्डर इसने साइलेंट मोड में है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं सूरी कहते हैं ब्रुक तुम्हें कुछ करना पड़ेगा वरना वे लोग मेरी मम्मी को मुझसे दूर ले जाएंगे। जिसके बाद गाइस हम देखते हैं ब्रुक सोचते हुए कहता है ये तो कितनी अजीब बात है, मॉर्न फैमिली मैं उनसे आज हार्बर पे मिला था। जिसके बाद गाइस हम ओपेरा वेन्यू का सीन देखते हैं। तभी गैंगस्टर आकर लोगों को मारने लगते हैं और हम सीन देखते हैं ओपेरा हाउस में कॉन्सर्ट चल रहा होता है, जिसे देख के कैंडल कहती है ये कितना ज्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस है। और हम देखते हैं गैंगस्टर ओपेरा हाउस के बाहर आके क्वीन कैंडल को आवाज देते हैं और कहते हैं जल्दी से क्वीन कैंडल बाहर आओ, और हमारे बॉस ने तो ऑर्डर भी दिया है कि अगर तुमने आज रिफ्यूज किया हमारे साथ जाने से तो हम तुमको मार भी सकते हैं। आज हम सारी चीजें शटल करके ही जाएंगे, तुम्हें हमारे बॉस से प्यार करना ही होगा। इसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर कहते हैं कि सभी लोग मेक फेयर को कि क्वीन कैंडल थिएटर छोड़ के जाने ना पाए। आगे हम देखते हैं किंग कहता है ब्रो कुछ ना कुछ करो। जिसके बाद ब्रुक कहता है डोंट वरी रॉयल ब्रो, क्वीन को कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना क्वीन बहुत ज्यादा ताकतवर है और कोई भी चांस नहीं है कि वे लोग उसको कैच कर पाए। एनीवे बहुत ज्यादा बुरी बात है कि उन्होंने अभी तक रियलाइज नहीं किया कि मैं जब उनको कोर्ट पे मिला था तभी मैंने उनको आइस कर दिया था। इसके बाद गाइस हम ओपेरा हाउस का सीन देखते हैं और ब्रुक का ऑरा मूवमेंट देखते हैं और देखते हैं ओपेरा हाउस में जितने भी गैंगस्टर हो सभी स्लाइस्ड हो जाते हैं। उसके बाद आसपास के सभी लोग शॉक में होते हैं और कहते हैं ये लोग पहले से ही कटे हुए थे, आखिर इन लोगों ने इतनी समय से नोटिस कैसे नहीं किया, ये तो कैप्टन ब्रुक का स्विफ्ट फ्लैश है। और हम देखते हैं इट वॉज द 3 पीस हमिंग नॉच। और गाइस हम देखते हैं ब्रुक का ऑरा मूवमेंट। गाइस ब्रुक ने काफी समय पहले जिन गैंगस्टर से मिल चुका था उनको स्लैश कर देता है, पता भी नहीं चलता है कि वे पहले ही से ही कट डाउन हो गए। के बाद गाइस जब वे ओपेरा हाउस पहुंचते हैं तब पता चलता है जब ब्रुक चाहता है तभी वो लोग करते हैं। ब्रुक अपने प्राइम में बहुत ज्यादा पावरफुल था। ब्रुक ने हमिंग नॉच स्लैश बहुत ही साइलेंटली से सबको काट दिया और उनको पता भी नहीं चला। आगे गाइस हम देखते हैं सभी सिटीजन काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि क्वीन बाहर आ रही है, क्वीन बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस। और हम इसके बाद गाइस पायरिया किंगडम क्वीन कैंडल का इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। और ओडा सेंसे ने कैंडल की कैरेक्टर डिजाइनिंग को लेके बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क किया है गाइस। लुक एट द डिजाइन बहुत ज्यादा प्यारा है। आगे हम देखते हैं कि हमको नरेटर बताता है कि 70 साल पहले एस्पायरिया किंगडम में 2 बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे। पहला फॉर्मर कमांडर ऑफ द रॉयल गार्ड कॉर्प्स और प्रेजेंट टाइम की रानी, और दूसरा अपने म्यूजिक के लिए नापसंद और वो अपने स्विफ्ट स्लैश से अपने टारगेट्स को इतनी तेजी से कट कर देता है कि उनको पता भी नहीं चलता है वे कट गए हैं। आगे वो मास्टर ऑफ द स्विफ्ट स्लैश, कैप्टन ऑफ द बैटल रेडार हमिंग ब्रुक गाइस। इसके बाद हमको नरेटर कहता है किंगडम ऑफ एस्पेरिया में बहुत ज्यादा शांति थी। के बाद गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है गाइस। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लाजवाब था। आपको कैसा लगता है? ब्रुक का हमने यंग एज में देखा जो काफी ज्यादा ऑरा फार्म कर रहा है। और गाइस नेक्स्ट चैप्टर कोई भी ब्रेक नहीं है, तो फिलहाल चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।